हेलो सक्सेस सीकर्स, माय नेम इज मयंक। मैं 14 जुलाई 2021 से ओमैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं 24 घंटे में केवल एक बार ही खाना खाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ओमैड क्या है। ओमैड एक प्रकार की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अपने सकारात्मक प्रभाव के कारण इस समय काफ़ी चर्चा में है। इसमें एक फास्टिंग और एक फीडिंग विंडो होती है प्रायः 24 घंटे में। फास्टिंग विंडो वह समय अंतराल होता है जिसमें हम कुछ नहीं खाते और फीडिंग विंडो वह समय अंतराल होता है जिसमें हम अपनी टोटल कैलोरी का लगभग 100% खाते हैं। और ऐसा इस पृथ्वी पर प्रत्येक इंसान कर रहा है, लेकिन फास्टिंग विंडो छोटी होने के कारण रिजल्ट उतने प्रभावशाली नहीं होते। वहीं कुछ लोग इससे प्राप्त होने वाले अमेजिंग बेनिफिट जैसे ऑटोफेजी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कीटोसिस स्टेट इत्यादि को प्राप्त करने के लिए फास्टिंग विंडो को बड़ी और फीडिंग विंडो को छोटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे की साइकिल में 16 घंटे की फास्टिंग के साथ 8 घंटे की फीडिंग विंडो फॉलो करते हैं, जिसे अडाप्ट करना काफ़ी आसान है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी सीमित होते हैं। वहीं कुछ लोग 24 घंटे की साइकिल के बजाय 36 से 48 घंटे की साइकिल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 48 घंटे की साइकिल में 40 घंटे की फास्टिंग विंडो के साथ 8 घंटे की फीडिंग विंडो, जिसमें वो 2 से 3 बार खाना खाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ओमैड में अपने 24 घंटे की टोटल कैलोरी का लगभग 100% एक बार में या 45 to 75 मिनट की छोटी विंडो में खाते हैं और बाकी समय कुछ नहीं खाते, या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे फास्टिंग स्टेट को डिस्टर्ब ना करे। और इसके लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है और पानी उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका फास्टिंग स्टेट पे 0 प्रभाव होता है। और वहीं कुछ कप गुनगुना पानी आपके फास्टिंग स्टेट को और भी आसान बना सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका फास्टिंग स्टेट पे लगभग 0 प्रभाव होता है और साथ ही ये ग्रेलिन के प्रभाव को भी कम करते हैं। ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है स्टमक में, जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है या फिर उस समय जब हम प्रायः खाना खाते हैं। लेकिन ये कोई एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए खाने की रियल आवश्यकता को बताने का। और वो ऑप्शन है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, ब्लैक टी विदाउट शुगर, एप्पल साइडर विनेगर 15 to 10 ml, लेमन जूस 5 to 10 ml, इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक एंड मैनी मोर हर्ब्स ड्रिंक। इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह ओमैड भी एक ईटिंग पैटर्न है, ना कि कोई डाइट प्लान, जिसमें किसी विशेष फूड या फूड ग्रुप को किसी विशेष समय अंतराल पर खाने पर जोर दिया जाता है किसी विशेष रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत आप ओमैड में अपनी पसंद का खाना अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कभी भी खा सकते हैं। लेकिन यदि आप ओमैड लाइफस्टाइल से होने वाले बेनिफिट को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसे फूड की क्वालिटी पर ध्यान देकर, फूड की वैरायटी पर ध्यान देकर, सर्केडियन रिदम को समझकर, प्रॉपर च्यूइंग करके और अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को समझकर। लेकिन यदि आप किसी अन्य चीज़ पर ध्यान नहीं भी देना चाहते तो भी ओमैड आपके लिए किसी न किसी हद तक लाभकारी होगा ही। और यहाँ पर मैं एक बात पे जोर देना चाहूँगा कि ओमैड या इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी भी प्रकार की फास्ट डाइट या ट्रेंडिंग मेथड नहीं है जो अक्सर लोगों तक लाया जाता है किसी बेनिफिट को क्लेम करके, जो अक्सर सीमित होते हैं रिसर्च की क्वालिटी से, ड्यूरेशन से और इंटेंशन से। बल्कि यह एक सबसे अच्छा तरीका और शायद एकमात्र नेचुरल तरीका है, क्योंकि इंसान के रूप में हम इसे एवोल्यूशन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लगभग 60 लाख सालों से 12,000 सालों तक मानव या मानवनुमा सभी प्रजातियां हंटर गैदरर्स थीं, ना कि फार्मर्स। मतलब इन्हें शिकार या भोजन के अन्य साधनों के लिए भटकना पड़ता था। स्टोरेज जैसी सुविधा के अभाव के चलते ये दिन का सो कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मील नहीं कर पाते थे, और ना ही शिकार करना इतना आसान कि वो दिन में 3 से 6 बार खाना खा सकें। तो मेरी कल्पना के अनुसार वो दिन के पहले चौथाई में खाली पेट भोजन जुटाने के लिए या शिकार करने के लिए जाते होंगे और दिन के दूसरी चौथाई के अंत तक भोजन जुटाने का पूरा प्रयास करते होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप किसी दिन वो बहुत अच्छी मात्रा में, तो किसी दिन ठीक ठाक मात्रा में, तो किसी दिन बिना कुछ खाए रहते होंगे। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि वो प्रतिदिन 0 से 2 मील खाते थे, और इसे अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो वो औसतन 1 मील प्रतिदिन खाते थे, मतलब ओमैड करते थे। यदि हम भोजन की उस अच्छी मात्रा पर भी ध्यान दें तो भी रेफ्रिजरेटर या प्रिजर्वेटिव जैसी किसी अन्य सुविधा के अभाव में उन्हें वो भोजन 6 से 10 घंटे के समय अंतराल में 2 से 3 बार में खाकर खत्म करना पड़ता होगा। और यह स्थिति भी उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंतर्गत आती है जिसमें बॉडी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ तक कि मीसोलिथिक पीरियड जिसमें आग की खोज हुई और अब लोग खाना पका सकते थे, लेकिन इससे नंबर ऑफ मील्स या फूड आइटम पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वो अब भी ओमनिवोर्स डाइट ही खा रहे थे, मतलब वो खाने के लिए जानवरों और पेड़ों दोनों पर ही डिपेंडेंट थे। और नियोलिथिक पीरियड मतलब 12,000 साल के बाद का समय, जब लोगों ने हंटिंग गैदरिंग से कृषि और पशुपालन में शिफ्ट किया, तो यह फूड आइटम और ईटिंग हैबिट दोनों में ही एक बदलाव लाया, क्योंकि ह्यूमन भोजन के लिए जानवरों पर से अपनी निर्भरता को कम करने लगा। लेकिन
अब भी वो ओमनिवर्स डाइट ही खा रहा था और अब वो 0 से 2 मील के बजाय 102 मील प्रतिदिन खाने लगा। लेकिन अब भी प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कारणों के चलते उसे जीवन के किसी न किसी स्टेज पर भूखा रहना ही पड़ता। लेकिन जब 18वीं सदी के मध्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से शुरू होकर अन्य देशों में फैलने लगा तो यह ईटिंग हैबिट और फूड आइटम दोनों में ही एक बड़ा बदलाव लाया, जो कि बिल्कुल अलग था, जो हमारे एंसेस्टर के एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा था। क्योंकि अब फूड पहले मार्केट के लिए था, बाद में लोगों के लिए। और उन ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया जिससे कंपनी या इंडस्ट्री प्रॉफिट जनरेट कर सके, और इसके लिए वो ट्रेडिशनल फूड और ईटिंग हैबिट के साथ लगातार छेड़खानी करते रहे, जो कि हमारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा थी। और उन ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया जिनसे कंपनी या इंडस्ट्री प्रॉफिट जनरेट कर सके, और इसके लिए वो ट्रेडिशनल फूड और ईटिंग हैबिट्स जो कि विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं के साथ छेड़खानी करते रहे, थर्ड ग्रेड लॉजिक और इम्परफेक्ट रिसर्च देकर, बिना ये समझे कि वी आर नॉट मेड बट इवॉल्व थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वी आर नॉट व्हाट एंड हाउ वी ईट बट ऑल्सो व्हाट एंड हाउ इज ईटन बाई आवर एंसेस्टर फ्रॉम द जनरेशंस। और इसी एकमात्र तरीके से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और इस चेंज की प्रक्रिया में लाखों साल और कभी कभी लाखों जनरेशन्स भी लगती हैं। तो फिर यह बिल्कुल ही इलॉजिकल है कि कोई नई डाइट के साथ आए जो कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं रही, और जोर दे इस बात पर कि वो हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक और अनुकूल है, उन कुछ रिसर्च के दम पर जो सीमित हैं अवधि से और पार्टिसिपेंट की संख्या से, और अक्सर लोगों तक लाई जाती हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर रिसर्च ऑपरेट होती हैं कंपनी के दिए हुए फंड से, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हीं रिसर्च को सामने लाया जाए जो प्रॉफिट जनरेट कर सके, लॉन्ग टर्म रिजल्ट को नजरअंदाज करते हुए। और इसे आसानी समझा जा सकता है उन बढ़ती हुई मृत्यु दर से जो हो रही है मॉडर्न डाइट से, जिसके अनुसार हमें प्रत्येक 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए अपना ब्लड शुगर लेवल कंसिस्टेंट रखने के लिए। और यदि हम उन टॉप 10 डिसीज पर ध्यान दें जिनके कारण मृत्यु होती है, तो हम पाएंगे कि 5 to 6 डिसीज डायरेक्टली कनेक्टेड हैं मॉडर्न डाइट, और इनडायरेक्टली उन सभी डिसीज से, क्योंकि बॉडी एक यूनिट के रूप में काम करती है। इसका एक बीमार अंग अपने तक ही सीमित नहीं रहता और ज्यादातर केसेस में योगदान करता है शरीर में होने वाली दूसरी बीमारियों में। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी रेट, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है मॉडर्न डाइट से। एडल्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कम्युनिटी हैं बच्चों और बूढ़ों की तुलना में। यूएसए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च कंडक्ट होती हैं दूसरे देशों की तुलना में। देखें तो हम पाएंगे कि जो ओबेसिटी रेट 2009-10 में 35% से भी कम थी, आज वो 42% से ऊपर है। ओबेसिटी जो कनेक्टेड है लगभग सभी क्रॉनिक डिसीज से। क्रॉनिक डिसीज वो डिसीज होती हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर में बनती हैं और अपने लक्षण दिखाने में समय लेती हैं, और जिन्हें सही करने में भी काफी समय लगता है सर्वोत्तम चिकित्सकीय देखभाल के अंतर्गत भी। और उनमें से कुछ बीमारियां हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एक प्रकार की हार्ट डिसीज, कैंसर्स, स्ट्रोक्स, अल्जाइमर्स, डायबिटीज और भी बहुत। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हम में से कुछ लोग किसी बीमारी के किसी स्टेज पर हों और लक्षण अभी इनविजिबल हों, लेकिन यदि हम उस बीमारी के अनुकूल स्थिति बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और यदि हम उन देशों की तरफ ध्यान दें जो अभी भी अपनी ट्रेडिशनल फूड और ईटिंग प्रैक्टिसेस लाइक फास्टिंग कर रहे हैं, तो हम पाएंगे वो अभी भी हेल्दी हैं, क्योंकि या तो उनकी डाइट एक नकल मात्र है उस डाइट से जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा रही है, या फिर वो डाइट उनके एंसेस्टर्स एबिलिटी, जियोग्राफिकल रीजन्स, इन्वायरमेंटल कंडीशन या रिलीजियस रीजन के आधार पर खा रहे थे। और वो डाइट भी ज़्यादा अलग नहीं है उस डाइट से जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा रही है, और छोटे मोटे बदलाव उनकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है। इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि ओमेड एक ऐसा तरीका है जो पूर्णतः लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, और यदि आप चाहें और इसे समझकर प्रैक्टिस करें तो यह आपके डे टू डे लाइफ में काफी पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और आने वाली वीडियोज में हम इससे जुड़ी और भी बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ओके, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो। सेव सॉइल, लेट्स मेक इट हैपन।